गया उसको लाना इलेक्ट्रॉनिक, मैंने समझा शायद चले को कल में लेता होगा। कल जो है कल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग भी और साथ नेट भी, ये दो चीजें कल आपकी कवर होंगी। आज मैंने इसके अलावा बाकी सारे काम आज खत्म कर दिए, ठीक है। कल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और जो है मेरे ज़हन में नहीं डाला, मैंने इतनी क्लासें पढ़ाता हूँ तो कोई आपस में ना मैच हो जाता है, वो ज़हन से निकल जाता है। अच्छा जी, आज हमने करना है और टाइम को डिवाइड आपने इस तरीके से करना है कि हमने हार्डवेयर का भी आज टॉपिक खत्म करने हैं और हमने असेस भी आज खत्म करना है और कल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग खत्म करनी है और साथ नेट खत्म करना है। तो ये दो टॉपिक कल पे हैं क्योंकि कल आखिरी लेक्चर होगा मेरा। तो आज जो है वो असेस और हार्डवेयर। तो सबसे पहले है जी असेस, ये एक्सेल के बाद आया असेस, हेडिंग लिखेंगे असेस, ACCESS। असेस एक कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट का, ये डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डेटाबेस कोर्स, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, ये इसका जो पुराना नाम था ना, ओल्ड नेम, इसको डी बेस कहा जाता है। डी बेस 3+ के नाम से ये 1983 में रिलीज हुआ था, 1983 में। जो फाउंडर हैं असेस के और असेस के अंदर वेब ऐप के, यानी असेस में भी वेब ऐप आ चुकी है, तो जो इसके फाउंडर हैं वो ल्यूक चंग हैं। ल्यूक चंग, इन्होंने वेब ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इसमें असेस के अंदर। जबकि 2002 से ऑनवर्ड असेस को इंटरनेट इसमें शामिल कर लिया गया। 2002 से ऑनवर्ड इंटरनेट 2002, 2003, 2004, 2007 इंटरनेट इसमें इस्तेमाल किया गया। इसमें HTML का इस्तेमाल किया गया। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें किया गया। आज बेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जी, क्या कह रहे हैं दोबारा? इंटरनेट, HTML, सर्वर और क्लाइंट और डेटाबेस। सर्वर, क्लाइंट और डेटाबेस। जी असेस के अंदर 2002 से ऑनवर्ड 2010 तक ये चीजें आई थी। और ये जो वेब ऐप है ये 2019 में आई थी। वेब ऐप जो मैंने ल्यूक चंग का आपको बताया, ये 2019 में। और 2002 से 2007 तक इंटरनेट, HTML, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस, और इसको कहा जाता है असेस को SQL। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? SQL। SQL किस चीज का एप्लीकेशन है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किस चीज का एप्लीकेशन है?
स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसमें मुख्तलिफ चीजें यूज होती हैं। एक टर्म यूज होती है जिसको एसक्यूएल, एक टर्म है जो मैंने आपको बताई। एक टर्म यूज होती है, इसको कहते हैं RDBMS। RDBMS 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 रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक, नहीं बल्कि ये ना लिखें, इसको लिखें रिलेशनल RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो मिनिमम होता है 50 कैरेक्टर और मैक्सिमम होता है 255 कैरेक्टर। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट मिनिमम 50 और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर। इसमें डेट और टाइम, डेट और टाइम ये जगह लेता है 8 बाइट। 4 बाइट। और इसमें यूज होता है यस और नो। असेस को जब आप खोलेंगे ना तो एक ऑप्शन होता है यस और नो। ये दोनों सवाल आए हुए हैं कि डेट एंड टाइम कितनी जगह लेता है और यस और नो कितनी जगह लेता है। यस और नो एक बिट जगह लेता है, एक बिट जगह जो है वो लेता है। यस और नो एक बिट जगह लेता है। सर वो एक बिट है या बाइट? हाँ, एक बाइट, 8 बाइट। बिट नहीं है, बाइट है। कितने बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं? सारा मैं दसाता हूँ, थोड़ा या सब्र कर लो, ठीक है। असेस में मुकलन दो, क्योंकि आज हम खत्म करना है। हार्डवेयर पे जब आते हैं तो पूरा एक चार्ट बना के आपको दूंगा कि जिसमें आपको बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, लेबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, डबल वर्ड क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, येटाबाइट तक आपको सारा बना, ठीक है जी। पूरा चार्ट आपको बना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जनाब डेटाबेस में क्या चीज नहीं होती। तो डेटाबेस में वर्कशीट नहीं होती है। वर्कशीट कहां पे होती है? एक्सेल में। असेस में नहीं होती। वर्कशीट कहां पे होती है? एक्सेल में। असेस में नहीं होती। अगर तस्वीरें हों तो आप किस जगह स्टोर कर सकते हैं? असेस के अंदर तस्वीरों को स्टोर करने के लिए कौन सी जगह है? स्टोर फोटो इन असेस। तो आप कर सकते हैं ऑल के अंदर। ऑल जहां पे आप तस्वीरों को सेव करते हैं, ये वो जगह जहां पे पिक्चर्स को सेव किया जाता है। असेस के अंदर दैट इज कॉल्ड एज ऑल।
in one to many relationship, in one to many relationship, the one is called parent and many is called child. In one to many relationship, one is called parent and many is called child. वन टू मैनी रिलेशनशिप में वन को आप जो है वो पेरेंट का नाम देते हैं और मैनी को चाइल्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी। जो रिजल्ट निकलेगा इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। जो रिजल्ट निकलेगा इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। और जहां पे डेटा होल्ड होगा उसको हम टेबल कहते हैं। और जहां से डेटा रिट्रीव होगा उसको क्यूरी कहते हैं। दोबारा से, जहां पे डेटा होल्ड होगा वो टेबल है, जहां से रिजल्ट निकलेगा वो रिपोर्ट है, जहां से डेटा रिट्रीव होगा वो क्यूरी है। फील्ड के अंदर 64 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, 64 कैरेक्टर इन फील्ड। फील्ड के मानी है जिस तरह ये खाने बने होते हैं ना, एक तरफ होता है रिपोर्ट, एक तरफ होता है टेबल, एक तरफ होता है क्वेरी, एक इसी तरह एक और खाना बना होता है जिसके अंदर लिखा जाता है फील्ड। ठीक है जी। तो वो फील्ड जो है उसमें आप 64 कैरेक्टर तक मैक्सिमम डिटेल जो है वो लिख सकते हैं। 64 कैरेक्टर तक मैक्सिमम डिटेल आप उसमें लिख सकते हैं। बहुत दफा सवाल आया हुआ है पेपर में और इसको जरा याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की इज, ascending order of hierarchy, spelling है HERARCHY, hierarchy। तो उसका जो असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेस के अंदर पहला होगा बिट, उसके बाद होगा बाइट, उसके बाद बनेगी फील्ड, उसके बाद बनेगा रिकॉर्ड, उसके बाद बनेगा फाइल और उसके बाद बनेगा डेटाबेस। अब ये मैंने आपको तरतीब एक सही लिखवा दी, पेपर में 4 ऑप्शन में ये आगे पीछे कर दी। ठीक है, करेक्ट वन पे आपने टिक मार करना। समझ आ गई बात? तो ये तरतीब सही है। अच्छा, इसमें 3-4 टर्में और भी यूज होती हैं। एक को कहते हैं डीसीएल, एक को कहते हैं डीएमएल और एक को कहते हैं डीडीएल। एक को कहते हैं डीसीएल, एक को कहते हैं डीएमएल और एक को कहते हैं डीडीएल। तो जी डीडीएल, जी डबल डी। तो डीसीएल डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहलाती है, डीएमएल जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती है
और DDL जो है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। DDL, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन, The last one, definition. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले असेस में क्या चीज क्रिएट करते हैं? सबसे पहले असेस में क्या चीज क्रिएट करते हैं? तो सबसे पहले असेस जब भी आएगा ना, तो आपके सामने टेबल बनी हुई आएगी, तो टेबल क्रिएट होती है। और इसमें जो भी कीज इस्तेमाल की जाएंगी आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी कीज इस्तेमाल की जाएंगी, उन कीज को प्राइमरी की कहा जाता है। जो भी कीज इस्तेमाल की जाती हैं उनको प्राइमरी कीज कहा जाता है। ये तो था थोड़ा सा असेस के ऊपर, और असेस के मुतालिक बात हो रही थी। बाकी कमांडें इसकी वही है, कट कॉपी पेस्ट न्यू, वो सारी वही है, और सिलेक्ट ऑल, तो ये सारी वही है। अब आ जाते हैं आप, इसी के अंदर मैंने कवर कर दिया है साथ आपका एक छोटा सा टॉपिक है, मुन्ना सा, उसका नाम है ग्राफिक्स। असेस को लाइन लगा लें और उसके नीचे लिख लें ग्राफिक्स। थ्री डायमेंशनल ग्राफिक, थ्री डायमेंशनल ग्राफिक मल्टीमीडिया एनिमेशन 1990 में आया। ग्राफिक पिक्सल पे मबनी होता है। ग्राफिक किन चीजों से मिलकर बनता है? पिक्सल से। पिक्सल किसे कहते हैं? डॉट, जो नुक्ते होते हैं ना, उसको हम पिक्सल कहते हैं। जी, पिक्सल पे डिपेंड करते हैं। और सबसे पहले ग्राफिक जो है ये विलियम फाल्टर सन 1960 में इसने दरियाफ्त किया था। विलियम फाल्टर सन 1960 जी, विलियम WILLIAM विलियम फाल्टर सन 1960 में सबसे पहले इसने ग्राफिक दरियाफ्त किया। अगर पिक्सल की क्वालिटी हाई होगी तो इमेज की क्वालिटी भी हाई होगी। यानी अगर पिक्सल अच्छा बनेगा तो इसका मतलब है कि इमेज भी अच्छा बनेगा। ठीक है जी, पिक्सल अगर ज्यादा बेहतर है तो इमेज भी ज्यादा बेहतर है। पिक्सल अच्छा कैसे बन सकता है? ये अब मुझे आप साइडों पे ले जाएंगे तो फिर काम आपके सिलेबस में कवर नहीं होना। ये पिक्सल होता क्या है? पुराने दौर में जब टीवी था, पूरा डब्बा होता था, बड़ा संदूक होता था, और उसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती थी, और वो पिक्चर ट्यूब हीट अप होती थी, और जब वो 3-4 मिनट वो लेती थी हीट अप होने में, तो एक डॉट स्क्रीन पे नजर आता था। वो डॉट पहले नजर आता था, उसके बाद कुछ देर बाद फिर तस्वीर बनती थी। वो डॉट से तस्वीर बनती थी, तो उस डॉट को आप पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और वो पिक्सल दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में आता था, क्योंकि पिक्चर ट्यूब दरमियान में लगी हुई होती है, और पिक्चर ट्यूब में जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है।
तो जब इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो स्क्रीन जो है उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग की होती है, सॉरी फास्फोरस की कोटिंग की होती है। तो उस पे जाके जब वो लगती है तो फिर उस नुक्ते से तस्वीर जो है वो बनती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका पिक्सल से आपने तस्वीर बनाई। अब बात आपकी हो रही है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसे बेहतर हो। देखिए, एक आम आप वो ले लें, एक मॉनिटर, और एक ले लें आप डिजिटल टच सिस्टम वाला, ठीक है, या आम घर का टीवी ले लें, और एक टीवी ले लें आप एलईडी जो टच सिस्टम है। तो दोनों में पिक्चर की क्वालिटी का फर्क होगा, ठीक है जी। एक रेजोल्यूशन कम उठाएगी, एक रेजोल्यूशन ज्यादा उठाएगी। रेजोल्यूशन होती है ना, आप वो चले जाओ, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप वहां पे चले जाओ कंट्रोल पैनल में, ठीक है, कंप्यूटर के विंडो में कंट्रोल पैनल होता है, आप वहां पे चले जाएं, वहां पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो खुद के सामने आ जाए। तो वहां पे आप वहां पे एक लिखा हुआ आएगा रेजोल्यूशन। तो आप रेजोल्यूशन को क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आ गया। अब उस बॉक्स में अगर आप उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा दें तो लफ्ज जो है वो छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, और अगर उसकी रेजोल्यूशन को कम कर दें तो वही अल्फाज जो है वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। आपको विंडो के ऊपर मोटे मोटे लफ्ज जो है वो नजर आएंगे, मोटे मोटे आइकन नजर आएंगे, ठीक है जी। तो वो रेजोल्यूशन की वजह से। तो ये जितने भी आप ये देखते हैं, क्या नाम है, एलईडी वगैरह टीवी, इसके साथ एक लफ्ज लिखा जाता है एचडी, हाई रेजोल्यूशन, हाई डेंसिटी रेजोल्यूशन, ठीक है जी। तो वो इंडिकेट करता है कि ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन उठा सकता है। मजीद और बताऊंगे, काफी है इतना। अच्छा, तो दो कलर यूज होते हैं जनाब। एक कलर होता है आरजीबी और एक कलर होता है CMYK। ये मॉनिटर के कलर हैं दोनों, एक RGB GB और एक CMYK YK। RGB जो है ये रेड ग्रीन एंड ब्लू कहलाता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये जो कलर है ये यूज होगा जनाब आपके मॉनिटर में। और ये 24 बिट इसकी बैंड विड्थ होती है, 24 बिट का होता है ये RGB। जबकि CMYK जो है, CMYK किस कौन से कलर होते हैं, सियान, येलो, मगेंटा और क्रिमची। CMYK, सियान, मगेंटा, वो 24 की RGB 24 है, और ये मतलब बताता हूँ ना, ये तो बताना है। तो सियान, मगेंटा, येलो और क्रिमची, ये जो है ये 32 बिट का होता है, और ये प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, प्रिंटिंग प्रोसेस। हाँ, जी, RGB 24 बिट के होते हैं और CMYK जो है ये 32 बिट के होते हैं। RGB मॉनिटर में यूज होते हैं, CMYK जो है ये प्रिंटिंग में यूज होते हैं। जबकि ब्लैक एंड व्हाइट, या इसको ग्रे स्केल भी कहते हैं, ग्रे स्केल ये 8 बिट का होता है। ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल 8 बिट का होता है। मॉनिटर की रेजोल्यूशन डॉट पर इंच में नापी जाती है। ये लेजर प्रिंटर जो है डॉट पर इंच,
डॉट पर इंच, ये लेजर की नहीं है, ये है उसकी डॉट मैट्रिक्स, ये मॉनिटर है जिसका नाम है डॉट मैट्रिक्स। तो उसको जब आप मेजर करते हैं ना तो डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच में कितने डॉट्स लगे। और सबसे ज्यादा डाटा जो है ये ब्लू रे में आता है, ब्लू रे। रास्टर स्कैन जो है ये स्लो एंड एक्सपेंसिव होता है। रास्टर स्कैन कहते हैं कि जहां पे आप हार्ड डिस्क को स्कैनिंग पे लगाते हैं तो वो स्लो स्लो स्कैन होना शुरू होती है, टाइम लेती है 1.5 घंटा, तो उस अमल को हम कहते हैं रास्टर स्कैन। तो ये स्लो एंड एक्सपेंसिव जो है, इसको जो है वो रखा है स्लो एंड एक्सपेंसिव। अच्छा जी, अब ये तो था आपका ग्राफिक्स, उससे पहले हुआ असेस। अब वो 2-3 टॉपिक हार्डवेयर के रहते हैं, वो मैंने आज कवर करने हैं। तो रैम एक तो है, सिर्फ इनके नाम मैं बताऊंगा, डिटेल का टाइम नहीं होगा क्योंकि डिटेल जो है वो भी। तो रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, ठीक है जी। और इसमें 2 तरह की रैम है, एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनामिक रैम होती है। एक स्टैटिक रैम जिसको आप एस रैम कहते हैं और दूसरी जो है वो रैम होती है उसको आप डी रैम कहते हैं। तो एस रैम और डी रैम जो है ये अमूमन जो है ये रैम के अंदर 2 ही किस्में आई हैं अभी तक, एस रैम और डी रैम, ये दोनों जो है वो यूज होती है। तो ये इतना सिर्फ ज़हन में रख लें कि एस रैम जो है ये थोड़ी लो प्राइस की होती है और डी रैम जो है ये ज्यादा हाई प्राइस की। सर इनमें क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क है, अब मैं फर्क अगर लिखवाना शुरू कर दूं तो पूरा पीरियड इसमें निकल जाएगा, लेकिन मैं 2-3 फर्क मोटे मोटे आपको बता दूं। पहला फर्क तो मैंने बता दिया कि वो लो है, उसकी प्राइस हाई है, ठीक है। तो लो जब होगी तो फिर उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो स्पीड उलट हो जाती है। उसकी स्पीड हाई है एस रैम की, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो कम होती है डी रैम की। एस रैम की हाई स्पीड और डी रैम की लो स्पीड। उसके बाद अच्छा, इसमें स्पीड एस रैम हाई डी रैम लो, लेकिन प्राइस वाइज भी ये यही होगा, एस रैम हाई और डी रैम लो। प्राइस में जो डी रैम हाई है इसको चेंज कर देना, प्राइस में नहीं पैकेज में मैंने आपको बताया, प्राइस तो अभी मैं बता रहा हूं, पैकेज में कि जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 पैकेज होते हैं कि आपने एस रैम लगानी है कि डी रैम लगानी है। एस रैम के लिए जगह छोटी होती है, डी रैम के लिए जगह बड़ी होती है, ठीक है। तो एस रैम जब आप उसके अंदर जो है वो लगाते हैं तो वो पैकेज जो है उसको हम कहते हैं कि ये लो पैकेज है, ठीक है, और जो डी रैम है ये हाई पैकेज है। लेकिन अगर प्राइस वाइज आते हैं तो स्पीड एस रैम की हाई है, डी रैम की कम है, ठीक है जी, और कॉस्ट भी एस रैम की हाई है और डी रैम की कम है। ठीक हो गया, काफी है 3 के और बता दूं, 3 काफी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रोम। रोम की ज्यादा किस्में हैं, तो रोम की किस्में नोट कर लें आप। एक को हम कहते हैं पी रोम, एक को हम कहते हैं ईपी रोम, हाँ, एक को हम कहते हैं ईईपी
EEPROM और एक को हम कहते हैं फ्लैश रोम और एक को हम कहते हैं मास्क रोम। ये अगर किताबें भी पढ़ेंगे तो इतनी रोम की आपको किसमें नहीं मिलेगी। PROM जो है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EPROM जो है ये अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। उसके बाद है मास्क रोम। मास्क रोम जो है एक संदूक की तरह होता है जो मदरबोर्ड पे बना हुआ होता है, छोटा सा टैची केस टाइप आपको नजर आएगा, सिल्वर कलर का होता है, उसको हम मास्क रोम का नाम देते हैं। मास्क रोम जो है ये इसमें सर्किट वगैरह बने हुए होते हैं और ये नॉन वोलाटाइल होता है। उसके बाद आ जाता है फ्लैश रोम। फ्लैश रोम जो है ये बूट रिकवरी में यूज होता है, एंड्रॉइड मोबाइल में यूज होता है और कैशे को क्लियर करने के लिए यूज होता है। बूट रिकवरी में, एंड्रॉइड मोबाइल में और कैशे को क्लियर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कैशे को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। कैशे में एरर आ जाता है ना, तो उसको जरा क्लियर करने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल होता है। फ्लैश रोम का नहीं बताया जी, फ्लैश रोम। फ्लैश रोम वही तो बता रहा हूँ कि एंड्रॉइड मोबाइल और कौन कौन सा बताया। हाँ, कैशे को क्लियर करने के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। हाँ, एंड्रॉइड मोबाइल में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया जनाब। अब चार्ट बना के दे रहा हूं आपको, याद करेंगे आप चार्ट। ये चार्ट किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। इस चार्ट में से भी सवाल आते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। जो मर्जी को जनाब, उसमें बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। देखें, अब वो आपके सवाल का जवाब इस पूरे चार्ट में आ गया। 01 ये कहलाता है बिट। 4 दफा 01 हो जाए तो ये बन जाता है निबल। 8 दफा 01 हो जाए तो ये बन जाता है बाइट। ठीक है जी। तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है और ये 2 की ताकत 10 बाइट के बराबर होता है और इसको जाहिर करते हैं केबी से, किलो बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है
और ये होता है 200 2 की पावर 20 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होता है और इसको MB से शो करते हैं। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी 2 की ताकत 30 बाइट के बराबर होता है और इसको GB से शो करते हैं। ऊपर वाला नोट कर लिया। एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। गीगा 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है और 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होता है। और इसको GB से लिए पहले भी लिखा है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ गया, नीचे से खत्म कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब एक टेराबाइट हो गया, एक टेराबाइट मैंने आपको लिखा है। हाँ ये टेराबाइट है ना, वो तो गीगाबाइट तो वो था। एक टेराबाइट है, तो टेराबाइट जब होगा तो TB से जाहिर होगा, GB से नहीं होगा। और टेराबाइट जब होगा, एक सेकंड बेटा, तो ये 2 की ताकत 40 बाइट के बराबर होगी। इसको जरा सही कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं एक पेटाबाइट। दस सौ 24 टेराबाइट, 2 की ताकत 50 बाइट और ये TB के बराबर होगा। एक एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट, 2 की ताकत 60 बाइट और ये EB के बराबर है, एक्साबाइट। एक ज़ेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, 2 की ताकत 70 बाइट और ये बराबर होगा ZB। एक यटाबाइट 1024 ज़ेटाबाइट, 2 की ताकत 80 बाइट और ये बराबर होगा जनाब आपके YB। काफी डिटेल है। ये सारी डिटेल रैम भी इसमें मेजर होती है, हार्ड डिस्क भी इसमें मेजर होती है। जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें साथ उसमें मेजर कर सकते। लेकिन आपको अमूमन किताबों में या पढ़ाया गया गीगाबाइट, ठीक है, मैंने या टेराबाइट तक, मैंने यहाँ पे येटाबाइट तक आपको बताया। याद रखें 2 बाइट जो है, ये लिख लो साथ मुझे,
2 बाइट जो है ये 16 बिट के बराबर होता है। 2 बाइट 16 बिट के बराबर होता है और ये माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है, ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर। 16 बाइट जी 16 बिट, 2 बाइट 16 बिट के बराबर होता है और ये ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है। ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर, जबकि सिंगल वर्ड जो है, सिंगल वर्ड ये 32 बिट के बराबर होता है। ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में यूज होता है। कितने बराबर से 32 बिट ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में यूज होगा, जबकि डबल वर्ड 64 बिट के बराबर होता है और ये सुपर और माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है। सुपर और माइक्रो कंप्यूटर। क्या टाइम हो रहा है? 10 मिनट रह गए हैं, एक टॉपिक और कर सकते हैं। कल सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 चीजें होनी है और वो होनी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, उसके 10-15 सवाल कल मैं इकट्ठे लिखवा दूंगा, ठीक है, और साथ नेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे हम कल करेंगे। तो कल जो है वो आपका लास्ट लेक्चर होगा। अच्छा जी, एक टॉपिक और कर लेते हैं, और कौन सा टॉपिक करा दूं आपको? प्रिंटर वाला करा दूं कि जनरेशन वाला करा दूं? जनरेशन के सवाल आते हैं, उसके प्रिंटर के नहीं आते, जनरेशन के आते हैं। किसने कह दिया आपको? चलो खैर लिख दी, ये आपने कर लिया बेटा, सर नोट कर लिया। अब हेडिंग लिखने आप जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, बड़ा अहम टॉपिक है ये, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो पहली जनरेशन जनाब ये वैक्यूम ट्यूब की जनरेशन है। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जी, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। और इसमें दो कंप्यूटर पहली जनरेशन में बनाए गए थे, यूनिवेक और एनीवेक। इसकी डिटेल मैंने लिखवा दी हुई है। दो कंप्यूटर बनाए गए थे, कौन कौन से? यूनिवेक और एनीवेक। ये मेरी हिम्मत है, ये जो मैंने सारा आपका इस तरीके से कवर करवाया 5 पीरियड में। अच्छा जी, जॉन एकर्ट मार्शले और जॉन प्रेस्पर एकर्ट, जॉन एकर्ट मार्शले और जॉन प्रेस्पर एकर्ट, इन दोनों ने मिलकर ये पहली जनरेशन बनाई थी। जॉन एकर्ट मार्शले और जॉन प्रेस्पर एकर्ट। उन्नीस सौ 42 से काम शुरू हुआ था, प्रोफेशनली 1947 में इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ, 1947 में, इधर पाकिस्तान बनता गया सी, उधर वो कंप्यूटर बना दिया। देखो, अच्छा और क्या क्या इसमें फायदा हुआ जनाब? इन्होंने मशीन लैंग्वेज भी बनाई पहली जनरेशन में। इन्होंने कोडिंग का काम भी किया पहली जनरेशन में, कोडिंग। उसके बाद आ जाती है जी जनाब सेकंड जनरेशन।
सेकंड जनरेशन सन 1956 से 1963 तक है। छप्पन से 1963 तक विलियम शोकले और जॉन बार्डन, विलियम शोकले और जॉन बार्डन विलियम ने इसको बनाया था, और जॉन बार्डन विलियम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ट्रांजिस्टर बना था। क्या बना था? पंच कार्ड, कोबोल, बेसिक, IBM 1400 और असेंबली लैंग्वेज इसमें बनी थी। पंच कार्ड, कोबोल, कोबोल COBOL, कोबोल किस चीज का एब्रीविएशन है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये पहली लैंग्वेज सबसे पहले बनाई गई थी, ये मैंने की हुई है। बड़ी मुश्किल लैंग्वेज थी, बड़ी एक लाइन लिखनी होती थी 50 लाइनें टाइप करनी पड़ती और बकायदा पहले उससे कोडिंग करनी पड़ती। तो कोडिंग का काम इसमें हुआ। कोबोल, बेसिक कोडिंग तो फर्स्ट में नहीं हुआ जी, फर्स्ट में कोडिंग नहीं वो मशीन लैंग्वेज बना, कोडिंग हाँ कोडिंग भी बीच में डाली थी। सही सही सही, कोडिंग फर्स्ट में हुई, फर्स्ट में हुई कोडिंग का। असेंबली लैंग्वेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है ट्रांजिस्टर। और इसमें एक कंप्यूटर बना था, ये सवाल भी आया हुआ पेपर में, बिग ब्लू कौन सा कंप्यूटर है, किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM ने बनाया था, बिग ब्लू के नाम से, IBM। उसके बाद तीसरी जनरेशन आ गई है। तीसरी जनरेशन 1965 से 1977 तक है। 1965 से 1977 इसमें IC बना था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और यूनिवेक 9000 और 1108 ये दो कंप्यूटर इसमें बनाए गए। 9000 ये मॉडल नंबर है उसका, और एक और मॉडल नंबर आया 1108। चौथी जनरेशन, बस 5 जनरेशन यहां खत्म हो गया आपका टॉपिक की। चौथी जनरेशन जनाब माइक्रो प्रोसेसर की है, 1972 से 1980 तक है। माइक्रो प्रोसेसर 72 से 1980 तक। माइक्रो प्रोसेसर टेड होफ ने बनाया था सन 1971 में। टेड होफ, HOFF, PED, टेड। और इंटेल का 4004 प्रोसेसर पहला प्रोसेसर बनाया गया था। लेकिन पेपर में सवाल उन्होंने एक और भी दे दिया। वो सवाल ये आया था कि पहला प्रोसेसर कौन सा था। ठीक है, तो ये इंटेल वालों के चल रहे हैं, अभी तक इंटेल की प्रोसेसर चल रहे हैं। लेकिन पहला प्रोसेसर जो आया था ना वो AMD था, ये ज़हन में रखना है, AMD। ये इसका फुल नेम बनता है एडवांस्ड मैन्युफैक्चर डिजिटल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चर डिजिटल। ये कंपनी ने शुरू में AMD आया था, उसने अपने प्रोसेसर बनाने शुरू किए, उसके बाद कंपनी बंद हो गई, तो फिर आगे इंटेल ने काम स्टार्ट कर। ठीक है, और लास्ट है जी 5वीं जनरेशन। पांचवी जनरेशन जो है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन कहते हैं।
ये मैंने नंबर बेटा लिख दिए हैं। कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल लास्ट पीरियड है, ये इसलिए आज मैंने लिख दिए कि यदि आपको कभी भी मुस्तकबिल में कोई भी मसला पड़े तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा अपना कंप्यूटर कॉलेज है, दाता दरबार की बैक साइड पे, मोनी रोड, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। प्रैक्टिकली हम वहाँ पे तैयारी कराते हैं सर। नाम सर अल हाफिज कंप्यूटर कॉलेज। हाँ, हाफिज रहीम, हाफिज रहीम है, ठीक है। तो 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, और ये जनरेशन जो है ये जनाब कहलाती है मॉलिक्यूलर रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटेशन और वॉइस टेक्नोलॉजी। हाँ जी, क्वांटम कंप्यूटेशन और वॉइस टेक्नोलॉजी। तो ये चलिए आपका टॉपिक, मेरा टाइम भी हो गया हूँ। तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे नेट, और नेट के साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। तो टोटल आपको 20 के सवाल मैं करवा दूंगा, 15 सवाल करवा दूंगा। आधा घंटा उस पर लगा देंगे, आधा घंटा नेट पे लगा, ठीक है। तो ये आपका कोई सवाल, कोई चीज, कोई पूछनी हुआ तो पूछा करेगा। ये जो है ये नोट्स भी मैंने आपको बना के दिए हैं, ये जो आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारे नोट्स हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जो ऑनलाइन है वो बेचारे कोई भी सवाल नहीं करते, आप ही करते हैं सिर्फ। हाँ क्या सर 5th जनरेशन ये प्लीज। अच्छा ऐसे पूछते हैं। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहे हैं। मुझे पहले बता देना था कि इन्होंने इस तरह पूछना है। जी 5th जनरेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, ठीक है। रोबोटिक्स की जनरेशन है, ठीक है। और कौन सी है? मॉलिक्यूलर की जनरेशन है, और कौन सी है? वॉइस टेक्नोलॉजी की जनरेशन है, और कौन सी है? क्वांटम जनरेशन। कौन से ईयर में पूछ रहे हैं? देखिए जब खत्म हुई ना चौथी, तो उसके बाद से सन 1900 चौथी कब खत्म हुई है? 78 में। हाँ 1980 से शुरू हुई थी 5वीं, और अभी तक जारी है। 1980 से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है, ठीक है। मैं नेट में बहुत कम